Hello everyone, I welcome you all to the monthly current affairs series where we are covering current affairs from the Vision workbook. मार्च करंट अफेयर्स में हमने साइंस एंड टेक का पार्ट 1 कर लिया था। अभी ये न्यूज एंड शॉर्ट्स बचा हुआ है, ये मैं कराऊंगी इस वीडियो में एंड वी विल बी डूइंग द टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज वेल। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें तो मीति ने लॉन्च किया है, मल्टीपल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए ताकि एआई इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिले। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा यूज है मल्टीपल डोमेन्स में, चाहे इकोनॉमी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो। तो उस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आ रही है। जैसे कि एआई कोश है। एआई कोश एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है फॉर डेटा सेट, एआई मॉडल। जितनी ज्यादा इस पे रिसर्च होगी उतना ज्यादा इसका क्या कहते हैं, मतलब इसकी हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कि और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे कि इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल है, ये क्या करेगा, सब्सिडाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क एक्सेट्रा देगा। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स में एआई स्किल सेट को बिल्ड करेगा। हमारे पास आई गॉट एआई है विच इज पर्सनलाइज्ड एआई लर्निंग ऑन करम योगी प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, एआई को डेवलप तो कर देंगे लेकिन अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को यूज करना ही नहीं आएगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है। दूसरे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सिलरेशन प्रोग्राम, इनोवेशन चैलेंज, और इसमें हम फेलोशिप भी प्रमोट करते हैं। फिर एक है इंडिया एआई मिशन जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था और ये एआई इनोवेशन प्रमोट करता है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फोकस इसका यही है कि और ज्यादा जो स्टार्टअप कैपिटल है, एथिकल इम्पैक्टफुल एआई, इसको हम डेमोक्रेटाइज करें। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया एआई डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। इंडिया के जो की एआई मॉडल्स एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज हैं तो हमारे पास भारत जेन है। देन वी हैव डिजिटल इंडिया भाषिणी जो कि एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। फिर इसमें बेसिकली ये देखिए, ये जो इनिशिएटिव्स है या तो आप इन्हें कई बार जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा या मल्टीपल इनिशिएटिव्स फॉर एआई आंसर्स में यूज कर सकते हो, या प्रीलिम्स में बेसिकली इस तरह के कुछ नाम लिखे होंगे और पूछा जाएगा कि ये क्या है। नेक्स्ट इज एआई वॉशिंग। तो एआई वॉशिंग जो टर्म है वो ग्रीन वॉशिंग से डिराइव हुआ है, जहाँ पे कंपनीज जो हैं अपने जितना उन्होंने किया नहीं है उससे ज्यादा दिखाती है एनवायरमेंट के लिए। सिमिलरली एआई वॉशिंग है, जितना एआई यूज नहीं हो रहा है उससे ज्यादा आप दिखा रहे हो। सो एआई वॉशिंग मिस रिप्रेजेंटिंग या फिर एग्जैजरेट कर रहे हो आप यूज ऑफ एआई इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। ग्रीन वॉशिंग से इंस्पायर हुआ है कॉलिंग ऑटोनोमस टूल्स। ऑटोनोमस टूल्स को अगर आप एआई कह रहे हो तो वो भी क्या, सॉरी, ऑटोमेशन टूल्स को अगर आप एआई कह रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो एआई वॉशिंग। नेक्स्ट इज नेशनल इनोवेशन चैलेंज है फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। तो अगर अभी हम देखें तो वॉरफेयर के उसमें ड्रोन्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। देन ड्रोन्स को हम रिमोट एरियाज में भी यूज कर सकते हैं। कोविड टाइम पे उन्हें यूज किया गया था डिफरेंट जगह पर रिमोट एरियाज में चीजें भेजने के लिए। तो इस पे रिसर्च हो रही है, तो हम एक नेशनल इनोवेशन चैलेंज लेके आए हैं। मीटी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको लॉन्च किया है अंडर द स्वयान इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स इन सबको एंगेज करेंगे ताकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट में ड्रोन्स कैसे यूज हो ये डेवलप कर सकें। स्वयान इनिशिएटिव अप्रूव किया था मीटी ने 2022 में। कैपेसिटी बिल्डिंग, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन्स एक्सेट्रा, इस पर ये फोकस करेगा। नेक्स्ट इज की नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर, जो कि हरियाणा में है, ना कि उत्तर प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा में सेटअप होगा। 2 यूनिट्स इसमें लगेंगी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, ये D2O यूज करता है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर और नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। हैवी वाटर में जैसे कि ये ड्यूट्रियम है विच शो विच जो कि न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है और लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होता है इससे। इंडिया का अगर हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डेवलपमेंट देखें तो इंडो कैनेडियन कोलैबोरेशन से हमने ये किया था। फर्स्ट टाइम राजस्थान में लगाया था पोस्ट पोखरण 1। कनाडा ने, जब हमने पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट किया तो फिर कनाडा ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद इंडिया ने खुद से इंडिजिनसली इसको डेवलप किया। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टारगेट कर रहा है 100 गीगावाट बाय 2047। ऑल्सो इसको आप लिंक कर सकते हैं जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमको आई थिंक 50% ऑफ आर कैपेसिटी थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज करना है, तो उसके अंदर भी ये आ जाएगी। फिर न्यू यूरेनियम डिपॉजिट हमने देखे जाडूगुडा माइंस इन झारखंड। काकड़ा पार गुजरात में हमारे पास कमर्शियल ऑपरेशंस हैं। कंट्री का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने अचीव कर लिया है। अश्विनी जेबी और ये जो एनपीसीएल और एनटीपीसी का कोलैबोरेशन है, ये बिल्ड करेगा मही बंसवाड़ा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इन राजस्थान। देन नासा के जो एस्ट्रोनॉट है रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर बीइंग स्टक इन स्पेस फॉर 286 डेज। तो नासा के एस्ट्रोनॉट थे सुनीता विलियम, बुच विलमोर,
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, वहां पे स्टक हो गए थे एंड 286 डेज के बाद ये लोग वापस आ पाए। इन्हें तो लगा था कि ये लोग वापस ही नहीं आ पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रही लेकिन इस एक्सटेंडेड स्टे से, तो इन्होंने वहां पर मेडिकल रिसर्च की, टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, डीप स्पेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूचर मार्स या फिर मून मिशंस के लिए। हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या थे, एक तो रेडिएशन वहां पर काफी ज्यादा होता है तो कैंसर रिस्क बढ़ सकता है, माइक्रोग्रेविटी की वजह से मसल और बोन लॉस होता है जो कि पोस्ट रिटर्न एक बैलेंस आपका अफेक्ट करता है। बोन लॉस इज अबाउट 1 to 1.5% पर मंथ। आइसोलेशन भी रहता है और कोई है नहीं आपसे बातचीत करने के लिए। तो मेंटल हेल्थ एंड टीम कोहेशन इश्यूज होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर होती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होती है। की पार्टनर्स जिन्होंने ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड किया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये क्या है, बेसिकली वहां पर एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और वो स्पेस के लिए कुछ दिन वहां पर रहकर रिसर्च करेंगे। सो यूनाइटेड स्टेट्स की नासा, जाक्सा, सीएसए, रॉसकॉस्मोस सब है। साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग इसके लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। तो इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल और रिलायंस जियो, इन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया है स्पेस एक्स के साथ, ताकि स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है वो इंडिया में भी आ सके। स्टारलिंक क्या है, बेसिकली पूरी दुनिया का पहला और लार्जेस्ट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। और ये हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट देता है। लो लेटेंसी, बफरिंग कम होती है, स्पीड ज्यादा होती है। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, वायरलेस इंटरनेट होता है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होगा, लोकेशन इंडिपेंडेंट ग्लोबल कवरेज देता है ये। लेजर्स यूज की जाती है फॉर इंटर कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेशन पे आपका रिलायंस कम हो जाता है। सिग्निफिकेंस, एक्सेस रिमोट एरियाज में ज्यादा रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी काफी अच्छे से हम इसे यूज कर सकते हैं। कंसर्न्स है कि एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो ब्राइट सैटेलाइट्स हैं वो नाइट स्काई ऑब्जर्वेशंस डिसरप्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो सकते हैं, डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स में अफेक्ट एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और टेक्निकल लिमिटेशंस है। तो इधर पर अब आपका साइंस एंड टेक का मेजर टॉपिक्स हो गए। अभी मीटोराइट और ये सब बचा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो साइंटिस्ट ने एक मीटोराइट फॉल कंफर्म किया है इन बीट, महाराष्ट्र। मीटोराइट क्या होता है, एक मीट्यूरॉइड होता है जो कि सरवाइव कर लेता है एटमॉस्फेरिक एंट्री, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है, अगर वो स्काई में रहता है तो मीट्योरॉइड, ठीक है। और मीट्योराइट कब हो जाता है, जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है। डिफरेंस क्या क्या है, स्पेस में है तो मीट्योरॉइड होगा, एटमॉस्फेयर में है तो मीट्योर होगा, और अर्थ पे है तो मीट्योरॉइड होगा। जो लोनार लेक है वो मीटेराइट की वजह से ही बनी थी महाराष्ट्र में। सिग्निफिकेंस क्या क्या होती है, सोलर सिस्टम के बारे में, आप ऊपर स्पेस से कुछ आ रहे हो उस पर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन बताता है कि प्लैनेट्स की जियोकेमिस्ट्री और मिनरल्स कैसे हैं, प्लैनेटरी इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हम इसकी रिसर्च करके समझ सकते हैं। फिर है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। तो यूरोपियन एजेंसी ने अपना ये जो गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है इसको शट डाउन कर दिया है। गाया क्या था कि ये एक 3D मैप बनाएगा मिल्की वे गैलेक्सी का। लेग्रांज पॉइंट पे था ये, अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। लेग्रांजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑर्बिटल मोशन बैलेंस में होता है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है कि लेग्रांजियन पॉइंट्स एक्सेट्रा, आई हैव टोल्ड यस्टरडे एज वेल कि यूएस, यूके, इन सबके कुछ साइंटिफिक चैनल्स होते हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। एस्ट्रोमेट्री वगैरह करने के लिए कहा गया था लेकिन हम इसको शट डाउन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है एबल प्राइज। तो जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मसाकी काशीवारा, उनको एबल प्राइज मिला है। शायद इससे आ जाए, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आएगा, और आएगा भी तो आई डोंट थिंक किसी को इतना याद रहेगा। तो इसको एबल प्राइज को नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। किस लिए दिया गया है इनको, एल्जेब्रिक एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, डी मॉड्यूल्स, बेसिकली मैथ्स में कुछ रिसर्च करोगे तो ही मिलेगा, क्योंकि नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कल्चर के टॉपिक पे। ओके, तो कल्चर के टॉपिक में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मोरोवर जो भी जैसे साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको डिक्लेयर किया गया है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि जब धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था तो उससे हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अभी तो 6 साइट्स ऐड की गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, जो कि पोटेंशियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो सकती हैं। टेंटेटिव लिस्ट मतलब वही पोटेंशियल हो सकता है। ओके, प्रोसेस क्या होता है कि इंक्लूजन के बाद एक नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उसको रिव्यू करती है। इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब भी होते हैं वहां पर। और इसमें फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इंडिया के पास 62 साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट पे। याद हो रहा है तो याद कर सकते हो।
अब जो 6 नई साइट है ये कौन सी आई हैं, जैसे कि मुडुमल मेनहिर्स, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, अशोकन एडिक साइट्स मल्टीपल स्टेट्स में है, ये तो सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, 64 योगिनी टेम्पल विच इज इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, गुप्ता टेम्पल्स अगेन मल्टीपल स्टेट्स एमपी यूपी, पैलेस पोर्ट्रेट्स ऑफ बुंदेलास अगेन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं, ये लोकेशंस है जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब उससे हमारी आगे वाली जनरेशन बहुत कुछ सीख सकती है। उस टाइम पे जब वो बनाए गए इट वॉज एन इनक्रेडिबल कंस्ट्रक्शन, तो इस तरह से कुछ चीजें होती है जहां पर वो ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंट तरह की हो सकती है जैसे कि कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। तो कल्चरल मतलब टेम्पल वगैरह कल्चरल में आ जाएगा, नेचुरल नेशनल पार्क में आ जाएगा, मिक्स दोनों चीजें प्रेजेंट हो। क्राइटेरिया क्या होता है, साइट मस्ट मीट एटलीस्ट वन क्राइटेरियन, जैसे कि देखो जैसे मैंने बताया ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, उस टाइम पे ऐसा कुछ बनाना बहुत बड़ी बात है, तो ये हो सकता है। हिस्टोरिकल या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो सकती है कि हमारे लाइक एंसेस्टर्स के बारे में उससे पता चल रहा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है जैसे कि नेशनल पार्क, एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी या बायोडाइवर्सिटी। अदर फैक्टर्स ये भी हो सकते हैं, अगर किसी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं तो उसके ऊपर मतलब ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो मे बी कोई साइट जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 1972 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस ने इसको अचीव किया था। 1975 से ये इफेक्टिव है और ये क्राइटेरिया बताता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंस्क्रिप्शन का। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाएगी जो कि डिसाइड करेगी कि अल्टीमेटली कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनेगा। इंडिया ने इसको 1977 में कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। की डेवलपमेंट्स क्या क्या है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में, तो बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट डिक्लेरेशन है ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, जिसने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बताए कि क्या हमारा पर्पस है किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के पीछे, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, और बाद में इसमें एक और सी आ गया विच इज कम्युनिटी। किसी भी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देन वॉर्सो रिकमेंडेशन है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। यूनिवर्सल गाइडलाइंस है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मे बी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिजास्टर आ जाए, तो उस साइट को हमको रिकवर करना है और रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये क्या है वार्सो रिकमेंडेशन। देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्टनर्स इनिशिएटिव पैक्ट है हमारे पास, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके और एक हम इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बना सके फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इसका एक और नाम है जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स। इसमें 196 स्टेट पार्टीज है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लो कि हाँ इंडिया है। और क्या होता है इसका 6 ईयर टर्म होता है। फंक्शन एनुअली मीटिंग करेंगे, डब्ल्यूएचओ लिस्ट ऑडिट करेंगे, ठीक से कंजर्व कर रही है हर कंट्री की नीड, जैसे कि कुछ टाइम पहले कोई एक बहुत फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जिसको हटा दिया गया था उससे, क्योंकि उसको प्रॉपरली वहां की कंट्री प्रिजर्व नहीं कर रही थी। वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर भी डाल सकते हैं अगर आप ठीक से कंजर्व नहीं कर रहे हो, रिमूविंग साइट्स विद लॉस्ट वैल्यू एक्सेट्रा। इंडिया ने अभी 46 मीटिंग इसकी ऑर्गेनाइज की थी, नॉट मच इंपॉर्टेंट। मॉडर्न से याद कर सकते हो, अहम डायनेस्टी का बरियल सिस्टम है। वर्ल्ड हेरिटेज फंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अब क्योंकि अब हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि टेंटेटिव लिस्ट में आई है। अशोकन एडिक साइट्स तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है 100 घोड़ा इन सब पे। तो 30 इंस्क्रिप्शंस हैं ये बेसिकली, रॉक्स पिलर्स इन सब पे, जहां पर लाइक अशोका के टाइम पीरियड के बारे में कुछ कुछ चीजें मेंशन है। इंडिया में बेसिकली ये फर्स्ट रिटन इंस्क्रिप्शन है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं और कुछ माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन है। ये मैप में जो भी साइट्स हैं ये सब आपको याद करनी है, ठीक है। सोशल कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए था। लैंग्वेज याद कर लो, मोस्टली प्राकृत, अरामिक, ग्रीक ये सब है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर होता है, जैसे कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ओके। फिर स्क्रिप्ट यहाँ पर मेनली हमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामिक मिल रही है। अब मटेरियल क्या होगा, सैंडस्टोन, ठीक है, स्पॉटेड रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन एक्सेट्रा। अदर फीचर्स क्या क्या है कि मेनली इसमें धम्मा की बात हो रही है, अशोका का नाम यहाँ पे देव नाम पे है, ये सब स्टैटिक चीजें जो आपने जनरली इसमें पढ़ी होगी। ये अगर याद कर सकते हो कर लो, वरना एक बार एटलीस्ट पढ़ तो लो ही, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, जैसे कि रॉक एडिक्ट 13 पढ़ लो। तो इस तरह से थोड़ा बहुत देख सकते हो। नेक्स्ट गुप्ता टेम्पल्स को भी क्या कहते हैं, इसमें यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, तो ऑब्वियसली गुप्ता एज को गोल्डन एज तो बोला ही जाता है। इधर पे हमें नगरा द्रविड़ा दोनों स्टाइल में गुप्ता टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं।
मेनली कौन सा किंग इसको प्रमोट करेगा? जो स्ट्रॉन्ग किंग्स थे जैसे कि चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। की फीचर्स, अब नागरा और द्रविड़ा दोनों है तो वही की फीचर्स होंगे जो उनके होते हैं, ठीक है। जैसे कि मे बी द्वारपाल हो सकता है, टॉल क्या कहते हैं वो हो सकते हैं, इसके टॉल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, स्टेयर्स हो सकते हैं। 5 की टेम्पल टाइपोलॉजी याद करना है, ठीक है। 5 तरफ से इसमें बनता है टेम्पल। देन पिलर फीचर्ड वास कैपिटल, पूर्णा कलश एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ सकते हो। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देख सकते हो। दशावतार टेम्पल जो है वो एक एग्जांपल है गुप्ता स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का। प्रीलिम्स मेंस दोनों में ये 5 स्टाइल वाला फीचर फॉलो करता है। पंच ही आता है, एक सेंट्रल श्राइन होगी और 4 कॉर्नर्स होंगे। भीतरगांव टेम्पल कानपुर, ओके, ये एक ब्रिक टेम्पल है। इस तरह की चीजें याद करो, कौन से मटेरियल से बना है। अब ये अर्धमंडप अंतराल ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे नाचना टेम्पल है तो नाचना टेम्पल याद कर लो, कहाँ पर है? पन्ना में है। गुप्ता स्टाइल टेम्पल है, शिव पार्वती को डिवोटेड है। दोनों में है ये, नागारा में भी और द्रविड़ा स्टाइल में भी। देन जैसे महाबोधि टेम्पल बोध गया, ओके, ओरिजिनली किसने बनाया इसको? अशोका ने बनाया। 5th-6th सेंचुरी ब्रिक टेम्पल है, ओल्डेस्ट स्टैंडिंग बुद्धिस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा बहुत ये याद कर सकते हो। अदर नोटेबल जैसे मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन मुडुमल मेनहिर्स जो तेलंगाना के हैं, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। तो ये इंडिया के मोस्ट एक्सपांसिव और वेल प्रिजर्व मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट्स हैं। 3500 से 4000 साल पुरानी है। कृष्णा रिवर के पास तेलंगाना में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर के पास है, तो ये आप याद कर सकते हो। लार्जेस्ट मेगालिथिक बरियल साइट है साउथ इंडिया में। नाइट स्काई डिपिक्शन है इन साइट्स में। देन एंशियंट ऑब्जर्वेटरी मैनहिन्स अलाइन विद सेलेस्टियल इवेंट्स, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है। सिग्निफिकेंस इसका जैसे कि अगर हम देखें तो आज भी यहाँ पर लाइक पूजा पाठ वगैरह इन पर होती है। मेगालिथ साइट्स क्या होती हैं? लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स जो कि बरियल साइट्स का मेमोरेटिव मेमोरियल्स, जैसे कि मे बी किसी सोल्जर की डेथ वगैरह, इसके लिए यूज किए जाते हैं। मेगालिथिक कल्चर इंडिया में अगर टाइम पीरियड देखें तो 1000 BC से 1st सेंचुरी AD तक होता है। फुल फ्लेजेड आयरन एज कल्चर था साउथ इंडिया में। बरियल साइट से एसोसिएटेड है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है। तो ये सब स्टैटिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये मुरैना में ही है। फीचर्स याद कर लो, सर्कुलर होता है। जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी 64 योगिनी टेम्पल के क्या कहते हैं स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है। ओके। फिर जैसे कि पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेला इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, तो ये ओरछा वगैरह में लोकेटेड है। जैसे कि जहांगीर महल, दतिया पैलेस, बीर सिंह देव पैलेस, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। की फीचर्स देख लो कि बुंदेला राजपूत, अब उस टाइम पे मुगल्स भी थे, तो मुगल स्टाइल का सिंथेसिस होगा ऑब्वियसली। लोकल री इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कुछ, लाइक अगर आप कहीं से कोई स्टाइल ला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। इंटीग्रेशन, डिफेंस भी, एस्थेटिक्स भी, फोर्टिफिकेशन स्ट्रेटेजीज के साथ डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं। आर्किटेक्चर में ओपन टू स्काई कोर्टयार्ड है, आंगन कहते हैं जिसको, ठीक है, आंगन है महलों में। देन गढ़वाल ट्राइब ऑफ राजपूत, बुंदेलास कहाँ से थे? तो गढ़वाल ट्राइब ऑफ राजपूत से थे। अब इसको फाउंड किसने किया था? राजा पंचम ने फाउंड किया था। तो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक चीजें हैं ये। अब जैसे नेशनल पार्क है, अब ये नेशनल पार्क टेंटेटिव लिस्ट में आ गया है तो इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में है। देख लो कौन सी रिवर है, तो अरे इसमें तो ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, कांगड़ नेशनल पार्क के नाम पे ही रिवर है। ओके। देन कोलाबा रिवर की बैंक पे भी लोकेटेड है। देन जैसे इसमें ये वेजिटेशन याद कर लो, अब छत्तीसगढ़ है तो ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, यही सब होगा। फॉरेस्ट याद कर लो कौन सा मिल रहा है। देन ये केव्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटरफॉल, मेजर फोना, इतना कुछ खास नहीं मिल रहा है। स्पाइडर मिल रहे हैं, ठीक है। ईस्टर्न हिल मैना है जो कि स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ है। चलो, तो ये आपका मेजर टॉपिक हो गया आर्ट एंड कल्चर का, विच वॉज अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टेंटेटिव लिस्ट में 6 साइट आई हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा। इसको याद करने का काम आपका है। ओके, कल तक याद कर लेना क्योंकि कल वी हैव दी लाइव सेशन। ओके, एमसीक्यूज होंगे और आंसर राइटिंग होगा, 2 आंसर राइटिंग होंगे एंड अराउंड 10 to 15 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो अब राजगीर के बाद अब हम दोबारा से हमने काम कर दिया है कि ये विक्रमशिला जो एंशियंट सेंटर है इसको रिवाइव करेंगे। अब जैसे विक्रमशिला के बारे में आप पढ़ रहे हो तो याद रखो किसने फाउंड की? धर्मपाल ने फाउंड की। ओके, किस लिए जानी जाती है? वज्रयान, बुद्धिज्म के लिए जानी जाती है, तंत्रयान एक्सेट्रा। देन अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है तो स्कॉलर्स आएंगे तिब्बत वगैरह से यहाँ पे पढ़ने, ठीक है।
आतिश दीपांकर बुद्धिस्ट इन द पाला किंगडम वॉज एन अध्यक्ष, तो इसका हेड कौन था? इतना डिटेल में कभी कभी आ सकता है। ये बेसिक वर्कबुक है, 60-70 पेजेस की है, इसको याद कर लो। हमारे टाइम पे तो हमें 120 पेजेस की मैगजीन याद करनी पड़ती थी, ऐसा कुछ था भी नहीं। अब चलो ये छोटी हो गई है, इसको तो याद कर लो। देन ज्ञानपीठ अवार्ड है, विनोद कुमार शुक्ला को अभी मिला है। क्या होता है ज्ञानपीठ अवार्ड? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर आपके इंडियन लिटरेचर में होते हैं तो दिया जाता है आपको। 1944 में स्टैब्लिश किया गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अगर छोड़ भी दोगे तो ठीक है, ये याद कर लो बस। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, 22 लैंग्वेजेस। बेस्ट क्रिएटिव आउटपुट, अगर आपने जो 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं उसमें आपने लिखा है तो आपको मिलेगा। देन 2013 से इंग्लिश भी कंसीडर की जाने लगी। एलिजिबिलिटी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स। अब क्या यूपीएससी इसमें आपको घुमा देगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड फॉरेनर्स को भी मिलता है? नहीं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। ठीक है, आसान है। देन गीत गवाई, तो अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया है ये ट्रेडिशनल बिहारी कल्चर गीत गवाई का। क्या होता है गीत गवाई? प्री वेडिंग सेरेमनी होती है, रिचुअल, प्रेयर, म्यूजिक, डांस, ये सब करके। यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में है ये, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। देन भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटीज ऑफ इंडियन डिसेंट जो मॉरिशस में है, वो लोग इसको मेनली परफॉर्म करते हैं। फीमेल फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एक्सेट्रा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद कर लो, आसान है, ढोलक। ओके। पब्लिक परफॉर्मेंसेस विद मेन, वो भी आजकल इसमें दिखने लगा है। फिर इंडिया के ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल जैसे कि सुकलादी, ठीक है, सुकलादी किसका है? देन विक्रम संवत कैलेंडर यूज इन नॉर्थ इंडिया। उगादी, उगादी जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे यूज होता है। चैत्र हो गया आपका हिंदू न्यू ईयर। गुड़ी पड़वा हो गया महाराष्ट्र गोवा में। फिर चेती चंद हो गया, तो ये सिंधी कम्युनिटी का होता है। साजिबू चेरुआबा हो गया, किसका होता है? ये माइती न्यू ईयर होता है मणिपुर में। सो वेरी इजी। चलो नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ एथिक्स, जो कि आपका जीएस 4 में आता है। तो अभी सबसे पहला टॉपिक है परसुएशन। परसुएशन मतलब सामने वाले को कन्विंस करना। ठीक है, तो जैसे कि अभी सोशल मीडिया, एआई, स्मार्टफोन, इन सब का पेनिट्रेशन हो रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी रील बना के डाल देता है, हम फॉलो करने लगते हैं। परसुएशन क्या है? एक प्रोएक्टिव टूल है जिससे हम लोगों के बिलीव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ये सब हम बदलते हैं बाय काउंटर फॉल्स नैरेटिव भी हो सकता है ये कभी कभी। तो डेलिब्रेटेड एफर्ट होता है जहां पर हम लोगों के आर्ग्यूमेंट, इमोशन, ट्रस्ट, ये सब ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो सैयारा मूवी को लेकर ऐसे रील चल रही है, लोग रो रहे हैं। अब भले मूवी इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन इतना नैरेटिव क्रिएट कर दिया, इतना नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छे। परसुएशन कर रहे हैं हमको, हमको परसुएट कर रहे हैं मूवी देखने के लिए। ओके, सो कोअर्शन नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ना तो फोर्स कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। ओके, इंटेंशनल भी है, एक्सप्लिसिट है, वर्बल भी हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें परसुएट करती रहती हूँ, पढ़ लो। परसीव सिमिलैरिटी, शेयर्ड इंटरेस्ट। फैक्टर्स क्या क्या है कि जैसे कि क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी ऑफ स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोलूंगी, तुम लोग इतना नहीं मानोगे, अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आके वही बात बोलेगी, शायद मान लोगे। तो क्रेडिबिलिटी होती है। ओके, जैसे कि अगर रणदीप गुलेरिया कुछ कोविड 19, तो डॉक्टर है, कोविड 19 पे ये कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बनेगी, तो वो एक मेथड होता है परसुएशन का। मैसेज का कंटेंट कितना क्लियरली, कितनी रेलिवेंटली, सिंप्लिसिटी से आप उस मैसेज को भेज रहे हो। स्वच्छ भारत अभियान का जैसे ऑन हेल्थ एंड डिग्निटी, तो लोगों को समझ आया, सबने अपने घर में टॉयलेट बनाए। ऑडियंस का कैरेक्टरिस्टिक भी, अब ऑडियंस भी थोड़ी मोल्ड करने वाली होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी टेलर्ड टू रूरल वर्सेस अर्बन ग्रुप। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर मैं रूरल ग्रुप को बताऊंगी और अर्बन ग्रुप को बताऊंगी तो अर्बन ग्रुप को ज्यादा समझ आएगा। देन रेसिप्रोसिटी, प्रोवाइडिंग वैल्यू बिफोर आस्किंग। फॉर एग्जाम्पल हम, मैं आपको कुछ बताने के पहले मैं आपको बताऊं कि इससे बेनिफिट क्या होगा, तो शायद ज्यादा अच्छे से परसुएट कर पाऊंगी। गिव इट अप एलपीजी कैंपेन फॉलोड बाय पीएम उज्ज्वला योजना। सो दैट इज देयर। देन उसका अगर कोई प्रूफ हो, जैसे कि आदर्श ग्राम योजना है, मॉडल विलेजेस। टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट भी होता है। अब जैसे अगर कुछ पेट्रियोटिज्म का कुछ चल रहा है और तब मैं कुछ कराऊं तो लोगों में ज्यादा जोश रहता है। डिलीवरी एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल वोकल फॉर लोकल ड्यूरिंग पेंडेमिक लेड इकोनॉमिक कंसर्न्स। तो वोकल फॉर लोकल, अब क्या हुआ, पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के टाइम पे वैसे ही सामान आ नहीं पा रहे हैं, तो हम प्रमोट कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट क्या चल रहा है उस टाइम पे। मोड्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इथोस, जहां पे हम क्रेडिबिलिटी पे अपील कर रहे हैं। रिसर्चर्स साइटिंग देयर क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस वर्क बिफोर प्रेजेंटिंग न्यू फाइंडिंग्स। अगर कोई रिसर्चर है, कुछ नया बताने वाला है, उसके पहले वो बताए कि उसके पहले वर्क में देखो क्या क्या हुआ, तो हम शायद ज्यादा मानेंगे उसके बाद। दूसरा तरीका हो सकता है पैथोस, जहां पे हम लोगों के इमोशंस पे अपील कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल सिंबल, हिस्टोरिकल इवेंट एक्सेट्रा।
फिर लॉजिक, लंग कैंसर रेट हम दिखा रहे हैं टू डिस्करेज स्मोकिंग इन एंटी टोबैको कैंपेन्स। सो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, देखिए एथिक्स में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जैसे ही कोई भी पॉइंट लिखा है उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करो। अभी अगर तुम खुद सोचो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊं, तुम्हें कितना समझ आएगा बताओ, इस एग्जाम्पल को हटा दो फिर समझ आ रहा है कि क्या लिखा है। तो अब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, ऐसे ही तुम लिख के छोड़ दोगे तो क्या समझ आएगा उसको। डिसइंफॉर्मेशन क्या क्या है, डिसइंफॉर्मेशन के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो कि कहीं पे किसी मुस्लिम ने हिंदू के अगेंस्ट कुछ कर दिया विच इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप डिसइंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो पॉलिटिकल आउटकम्स को चेंज करने के लिए। एनवायरमेंटल नॉन एक्शन हो सकता है, इन एक्शन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, सोशल हार्मनी एक्सेट्रा। अब परसुएशन इसमें क्या कर सकता है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों में, रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, क्रेडिबल मैसेंजर्स को हम यूज करें कि नहीं ये तो गलत इन्फॉर्मेशन थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज वगैरह आके अगर किसी चीज पे कुछ बोल दे तो लोग ज्यादा मानने लगेंगे, हाँ ठीक है सही है। नेरेटिव्स को हम यूज करें, काउंटर नेरेटिव्स को यूज करें ताकि नेरेटिव्स को काउंटर कर सकें, स्टोरीज, विजुअल्स, इमोशनल अपील्स एक्सेट्रा। क्रिटिकल थिंकिंग हमको प्रमोट करनी चाहिए, जैसे कि डी रेडिकलाइजेशन थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ। सस्टेन एंगेजमेंट होगी तभी हम ये इनको काउंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस समथिंग विच वी ऑल आर सीकिंग, हैप्पीनेस, है ना। तो हैप्पीनेस क्या है, इज अ चॉइस दैट रिक्वायर्स एफर्ट एट टाइम्स। ये ऐसी लश ने बोला था। तो देखो मैं तो मतलब यहाँ पे इसको ऐसे समझा सकती हूँ मैं आपको कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस दैट रिक्वायर्स एफर्ट एट टाइम्स। तो ये मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, इट इज लाइक कि जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक लाइन है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ बस नजरिए की है बात, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि हैप्पीनेस एक चॉइस है, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है बट इट इज यू हु चूज टू स्टे हैप्पी एट दैट टाइम। तो ये कोड बहुत ज्यादा रेलिवेंस गेन कर रहा है क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज्यादा लो रैंकिंग है हमारी, 147 में से 118 पे है हम। पता नहीं हमेशा क्रिप करते रहते हैं शायद हम लोग। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं, पाकिस्तान में तो कुछ है भी नहीं फिर भी वहां के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, क्यों? बिकॉज इट इज एन एटीट्यूड, एक चॉइस है जहां पे आपको कई बार एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो हैप्पीनेस बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकती है कि उसको डायरी लिखने में अच्छा लग रहा है। मेरे लिए हैप्पीनेस हो सकती है कि मुझे शॉपिंग करने में अच्छा लग रहा है। मेरी बहन के लिए हैप्पीनेस हो सकती है कि उसको घर में रहना अच्छा लग रहा है। मेरे लिए हैप्पीनेस हो सकता है कि मुझे ट्रैवल करना अच्छा लग रहा है। तो हैप्पीनेस इज वेरी सब्जेक्टिव, सबके लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे एक इंडिविजुअल वो कैसे अपनी लाइफ देख रहा है ना। जैसे मुझे तुम लोगों को पढ़ाने में खुशी मिल रही है, पर पता नहीं शायद तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, तो दो पाथ हो सकते हैं हैप्पीनेस के, एक होता है हेडोनिक और दूसरा होता है यूडेमोनिक। हेडोनिक हेडोनिक जो है वो बेंथम ने दिया है, जो कि प्लेजर मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता है, सेंसरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, और ये एक बहुत ही यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन है। ओके, तो इसमें इसने बोल दिया है जेरेमी बेंथम इज ही इज टॉकिंग अबाउट मेनली कि प्लेजर मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है, और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि डिफरेंट तरह का है, ये मान रहा है कि हर इंसान को सेम चीज से हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। लेकिन जो एरिस्टोटल है वो इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, एबिलिटी, वैल्यूज उन सब पे जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे जा रहे हैं, मीनिंग, पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ। फिर एक आई थिंक एक मूवी भी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एक फिलोसफिकल क्वेस्ट है। इसको हम समझेंगे कि क्या ईस्ट में और वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो जैसे चरवाक है, चरवाक के लिए मटेरियल हैप्पीनेस सबसे ऊपर थी, ही वॉज वेरी मटेरियलिस्टिक। भागवत गीता में बोल रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी करते रहो, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। तो आप फल की चिंता मत करो, आप बस अपना कर्म करो। भागवत गीता के हिसाब से ये हैप्पीनेस है जो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी अप्लाई होती है, बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बुद्धिज्म में क्या है कि माइंडफुली, माइंडफुली मतलब आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, आप ग्रीडी नहीं हो, आप करप्शन नहीं कर रहे हो। भक्ति ट्रेडिशन पर बोल रहा है कि आप बस भगवान की भक्ति में खो जाओ, ठीक है, कृष्ण जी को याद करते रहो तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। गुरु नानक कह रहे हैं कि कंटेंटमेंट जो है उसमें मैं खुश रहूंगा, है ना। फिर ट्रांसेंडेंटल पर्सपेक्टिव है विच इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसेंडिंग वर्ल्डली टाइज। तो जब आप संसार से ऊपर उठ जाओगे तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। अब इसी के अपोजिट अगर हम देखें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या क्या है, तो एपिक्यूरियनिज्म, ओके, मॉडरेट हेडोनिज्म जो कि फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी थ्रू मॉडरेट प्लेजर्स। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो भागवत गीता से सिमिलरली कांत का है जो कि अगेन मॉरल ड्यूटी, अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक से करोगे तो डेफिनेटली एक दिन आप खुश रहोगे, ठीक है।
देन जॉन लॉक बता रहे हैं कि मॉरल और सिविल प्रोग्रेस होगी तो आप खुश रहोगे। फिर यूटिलिटेरियनिज्म अगेन जेएस मिल जो कि बता रहे हैं कॉल्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन। अब ये डिस्टिंक्ट कर रहे हैं कि एक होता है हायर प्लेजर और एक होता है लोअर प्लेजर। जैसे कि बॉडीली प्लेजर को ही बोल रहे हैं कि ये लोअर लेवल ऑफ प्लेजर है, इंटेलेक्चुअल जो मॉरल वो है वो हायर लेवल ऑफ प्लेजर है। तो अब ये इनका मानना है। देन स्टोइसिज्म है, वो बोल रहे हैं कि जो आपके कंट्रोल में उतना आप करो तो आप खुश रहोगे। ठीक है, तो ये अगेन जैसे ही आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर तुम लोग जो तुम्हारे हाथ में है वो करते रहोगे तो शायद ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, रादर देन थिंकिंग कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है। डेली टारगेट कंप्लीट करोगे तो शायद ज्यादा खुश रहोगे। देन क्रिश्चियन थियोलॉजी है, वो बता रही है अगेन जब भगवान से मिलोगे तो तुम लोग खुश हो जाओगे। ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स यही सब अगेन, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंसर कहीं घूमने जा रहा है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो दिखा रहे हैं उससे हमें ऐसा लग रहा है कि वही खुशी है और हमें दुख हो रहा है कि उसके जीवन में तो क्या क्या चल रहा है। जैसे कि यस्टरडे आई वाज वाचिंग अ रील वेयर ऐसे एक कंपैरिजन था कि दूसरी डॉटर इन लॉ अपने घर में उन्हें काम करना पड़ रहा है और एक दूसरी कंपैरिजन दिखाया है डॉटर इन लॉ है जैसे घर में कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अब ऐसे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए है, उस घर में कलेश भी चल रहा होगा बट इस लड़की ने वीडियो बना दी बस। देन सोशल सपोर्ट नहीं है कई बार, ठीक है, 90% यंग एडल्ट इनके पास सपोर्ट नहीं है, दैट्स एन इशू। फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली उससे तो आपकी हैप्पीनेस थोड़ी कम होती ही है। हार्मफुल सब्सटेंसेस से आपकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होती है। इंटरनल फैक्टर्स, जब आप खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते हो, लो सेल्फ एस्टीम, जो कि जैसे यूपीएससी में जब हमारा मल्टीपल टाइम्स नहीं होते तो हमारे साथ होता है ये बात। प्रेजेंट में ना रहना, हमेशा ये सोचते रहना जैसे कि मैं आज सोच रही हूँ कि आज से 1 साल बाद मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, हमेशा हम अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करते रह रहे हैं और प्रेजेंट उसकी वजह से जी ही नहीं पा रहे। जैसे तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आईएएस बनना है बट उसकी वजह से क्या आप अपने प्रेजेंट में खुश हो? तो दैट्स द पॉइंट, सोचना इसके बारे में। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ओके, फ्री प्ले, ये सब कम हो जाता है इसकी वजह से। एंग्शियस जनरेशन आ जाती है, स्क्रीन टाइम, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन विच इज एन ऑब्स्टिकल टू हैप्पीनेस। अब सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल है हैप्पीनेस अमंग द सिटीजन्स? तो एक तो आप पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस लेकर आइए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल वेलबींग थ्रू टेलीमानस, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, सोशल हार्मनी, पॉलिसी को इंटीग्रेट करो, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान से सीख लो, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बना दीजिए। सो हैप्पीनेस बहुत ही एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट लगेगा हमको बट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, हेडोनिक यूडेमोनिक वेलबींग से हम इसको अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिलेंथ्रोपी, कैसे एक मॉरल इंपेरेटिव है फॉर सोशल गुड। फिलेंथ्रोपी मतलब दान वान करना, ठीक है। तो सर्विस टू अदर इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। तो आप धरती पे आए इसलिए ताकि आप दूसरों की भी सेवा कर सकें। ये मोहम्मद अली ने बोला था। कोट इज रिफ्लेक्टेड इन इंडिया ग्रोइंग फिलेंथ्रोपिक लैंडस्केप। राइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन हमको दिख रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट वॉज रतन टाटा। मिडिल क्लास डोनर्स भी। तो फिलेंथ्रोपी ऐसा नहीं है कि कोई आज ही शुरू हो गया है, पुराने टाइम से, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न टाइम, हर टाइम पे ये हो रहा था। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिटरली मींस लव ऑफ मैनकाइंड। वॉलेंट्री डोनेशंस जो आप कर रहे हैं, आपने कोई स्कूल बनवा दिया, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हो रही हैं। अनलाइक चैरिटी शॉर्ट टर्म रिलीफ, फिलेंथ्रोपी फोकसेस। तो चैरिटी मतलब मे बी आपने किसी को 100 रुपए दे दिया बट फिलेंथ्रोपी इज समथिंग कि आप स्कूल बिल्ड करा रहे हो, हॉस्पिटल्स बिल्ड करा रहे हो, लॉन्ग टर्म होता है वो। फिलेंथ्रोपिकल बेसिस ऑफ फिलेंथ्रोपी, तो जैसे चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें बोला था 1/6 रेवेन्यू पब्लिक वेलफेयर। विवेकानंद भी कह रहे हैं कि अगर आप पुअर को सर्व करोगे दैट मीन्स यू आर सर्विंग गॉड एंड आई हाईली बिलीव इन दिस, ठीक है। तो गांधी जी की ट्रस्टीशिप, इट इज ऑल्सो सेइंग, ट्रस्टीशिप मॉडल भी यही बोल रहा था कि अगर आप खुद कुछ अर्न कर रहे हो दूसरों सोसाइटी को भी दो, ओके। रिलीजियस ट्रेडिशंस, हिंदुइज्म, दान दक्षिणा, हमेशा हर चीज में अभी जैसे मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो जैसे आपका यूपीएससी नहीं हो रहा है तो आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर को हम लोग जाते हैं तो वो बताते हैं सबसे पहले दान कर दो, ठीक है, इसको ये दे दो उसको वो दे दो। दान दक्षिणा हमारे हिंदुइज्म ट्रेडिशन में है। इस्लाम में भी है जैसे कि जक़ात, सदाकात, बुद्धिज्म में भिक्षा, सिखिज्म में लंगर होता रहता है, ओके, बंगला साहिब में, जैसे कि आप लोग कभी जाइए थोड़ा एंजॉय कीजिए। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जैसे कि वर्च्यू एथिक्स है, वो भी फोकस कर रहा है। अल्टीमेटली देखो क्या होगा अगर सिर्फ कुछ ही लोग वेल्थ अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप बाकी लोगों पे नहीं फोकस कर, तो उस सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है, वहां पे क्राइम होंगे, तो ओवरऑल जिसके पास पैसा है वो भी ठीक से अपनी लाइफ नहीं जी पाएगा, इसलिए ये करना चाहिए। कांशियन एथिक्स भी बोल रहा है कि आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप दूसरों की भी हेल्प करें। रॉल्स थ्योरी ऑल्सो, जस्टिस फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज।
यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, लिबर्टेरियनिज्म, फिलेंथ्रोपी प्रेफर्ड ओवर स्टेट वेलफेयर। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा, उधर पे लिटरेसी रेट बढ़ सकता है, हेल्थ क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, पीस हो सकता है सोसाइटी में, सोशल हार्मनी हो सकती है, फंडिंग गैप्स ब्रिज कर देगा, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जैसे कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का रूरल एजुकेशन वर्क, इनोवेशन भी कैटलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल गेट्स फाउंडेशन सैनिटेशन इनोवेशन अलायंस विद स्वच्छ भारत। एथिकल चैलेंजेस क्या क्या है, लार्ज डोनर्स जो है वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, फिलोएंथ्रोपी के यूज कर सकते हैं टैक्स इवेजन या लॉन्ड्रिंग के लिए। कॉर्पोरेट डायलेमा है, सीन एज डाइवर्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट गोल्स, तो अगर इतनी ज्यादा फिलेंथ्रोपी करेंगे तो प्रॉफिट गोल्स, शेयर होल्डर इंटरेस्ट भी इंपैक्ट होंगे। वेलफेयर रिप्लेसमेंट, रिस्क शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अल्टीमेटली वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, बट अगर इतना ज्यादा होने लगेगा या इतना ज्यादा हम इसको क्या कहते हैं यूज करेंगे, तो इट माइट बी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर पे शिफ्ट हो जाए। रीजनल ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी है, तो अर्बन सेंट्रिक डोनेशंस हो रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में मैक्सिमम सीएसआर फंड्स हैं, बिहार और उड़ीसा में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी हब कर्नाटका में बेंगलोर, महाराष्ट्र में मुंबई, आईटी सेक्टर एक्सेट्रा, तो वहां पर ज्यादा हो रहा है। कल्चरल और रिलीजियस बायस भी है, डोनेशंस में अलाइन विद पर्सनल बिलीफ्स, इग्नोरिंग ब्रॉडर नीड्स। फॉर एग्जांपल अब सिख कोई है तो वो सिख लोगों के लिए कर देगा, ठीक है, तो दैट्स द पॉइंट। ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट है, काफी एनजीओज रिटर्न्स फाइल नहीं करते, एफसीआरए रेस्ट्रिक्शंस डिबेट स्पार्क करिए। सो फिलेंथ्रोपी अल्टीमेटली एथिक्स, इक्विटी और जस्टिस में रूटेड होनी चाहिए, रीचिंग एरियाज जहां पे सच में स्टेट और मार्केट दोनों फेल हो रहा है वहां पर ज्यादा फिलेंथ्रोपी होनी चाहिए। फ्यूचर लाइज इन कन्विक्शन लेट गिविंग ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन यूजिंग philanthropy to drive systemic reform, effective altruism and not just temporary relief। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, दिस आई एम नॉट गोइंग टू टीच, ठीक है। अगर आप लोग खुद से पढ़िए, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन टुमारोज क्लास। गवर्नमेंट स्कीम के लिए बेसिकली मैं बता दूं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ठीक है। तो इसमें देखो पूरे साल की ना ब्रॉड स्कीम्स पढ़नी होती है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। स्कीम के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, उसके बेसिक फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ठीक है, ये क्विक फैक्ट्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। सो फाइनली हमारी मार्च की वर्कबुक कंप्लीट हो गई है। अब कल हम यहाँ से एक्टिविटी करेंगे, ओके। तो एक्टिविटी में ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर देखिए लास्ट में मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आंसर राइटिंग मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। सो इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग, इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस मेकिंग दीज वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। रेस्ट कल डिस्कस करते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच।